मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास है। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने राजकोषीय व्यवस्था पढ़ना प्रारंभ किया था। मैं इस क्लास में उससे आगे बात प्रारंभ करूंगा। अपने सहयोगी से चाहूंगा कि मुझे एक गिलास पानी दे दें, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने राजकोषीय व्यवस्था पढ़ना शुरू किया था। राजकोषीय व्यवस्था पढ़ना प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत हमने कहा था कि दो चीज होती है, एक तो आय है और दूसरा व्यय है, ठीक है ना। आय दो प्रकार के होते हैं, राजस्व आय और दूसरा होता है पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। ठीक है ना, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। अब इन चारों को आपको समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। राजस्व व्यय इसमें आपने राजस्व आय आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके आगे पूंजीगत आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है, इस क्लास में हम समझेंगे, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप पिछले क्लास से इसको कनेक्ट कर पाए होंगे और जो विद्यार्थी रेगुलर देख रहे हैं उनको तो उनका कनेक्शन बना ही रहता है, और जो बंदरों की तरह उछल रहे हैं इस डाल से उस डाल पर, उनका कोई लाभ नहीं होगा। देखिए ऐसा है, एक क्रम से काम करते रहिए, रेगुलर काम करते रहिए, परिणाम भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए पूंजीगत आय समझते हैं और उसके बाद में फिर व्यय पर आएंगे और व्यय समझेंगे क्या होता है। अगर सरकार की सेहत को समझना है तो ये सारे टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है कि सरकार की आर्थिक दशा कैसी है, ठीक है। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय ऐसी आय होती है जिनमें सरकार आय प्राप्त करने के लिए संपत्तियों की बिकवाली करते हैं। हाँ पानी दे दो। संपत्तियों की बिकवाली करते हैं, ठीक है। तो पूंजीगत आय वो होती है जब कुछ बिके सरकार का, सरकार कुछ बेचे और उससे आय प्राप्त करी। राजस्व आय में क्या था कि सरकार कुछ बेच नहीं रही थी, सरकार ने जो बनाया है उसी से पैसा जनरेट हो रहा है, तो वो राजस्व आय था। लेकिन अगर सरकार कुछ बेचे, अपना हिस्सा बेचे या अपनी जो है, तो उससे क्या कहेंगे आप, पूंजीगत आय कहेंगे, क्योंकि जब आप कुछ बेच रहे हैं तो वहां से भी आय जनरेट होता है। पढ़ाई करते समय पानी अपने पास जरूर रखा कीजिए, मैं भी रखता हूँ। पानी बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। जब आप थोड़ा थकान महसूस कर रहे हो कभी पानी पी के देखिएगा, फिर आराम कीजिएगा थोड़ा 2-3 मिनट, फिर आपके अंदर एक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। शरीर को पानी की बड़ी जरूरत होती है, ठीक है। पूंजीगत आय, तो जब सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेचे या संपत्ति को बेचे और उससे जो आय जनरेट हो वो आपका क्या होता है, वो
आपका पूंजीगत आय होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, आपको बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, विनिवेश एवं निजीकरण। ठीक है, विनिवेश एवं निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट एवं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये दो चीज क्या हैं, इनसे कैपिटल गेन होता है, यानी कि पूंजीगत आय होता है। अब विनिवेश होता क्या है या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसका नाम है सी, एक सी नाम की कंपनी है और ये भारत सरकार के अधीन है, यानी कि सरकारी कंपनी है। कैसी कंपनी है ये? गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक, अब जब गवर्नमेंट कंपनी है तो सारे शेयर जो होंगे वो किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास होंगे। तो इसके 100% शेयर किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास होंगे। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, जैसे कि इस बजट में जो बजट निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश किया, इसमें विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन दोनों को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए सरकार को पैसे चाहिए तो करेगी क्या कि इस कंपनी के शेयर को बेचेगी। ये जो कंपनी है इसके शेयर को बेचेगी। तो मान लीजिए उसने 49% शेयर बेच दिए। ठीक है ना, 49% शेयर बेच दिए। इस दशा में भी ये जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि 51% भागीदारी किसकी है? सरकार की है, और 49% भागीदारी किसकी है? एक प्राइवेट प्लेयर की है। ठीक है ना, एक प्राइवेट प्लेयर की है। ऐसी परिस्थिति में ना तो कंपनी बिकी कि वो एकदम प्राइवेट ही हो गया, बिकी नहीं, लेकिन उस कंपनी में निवेश प्राइवेट लोगों का जरूर हो गया। तो इस दशा को विनिवेश कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको विनिवेश कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट यहीं पर जो इसके शेयर हैं वो 51% या इससे ज्यादा बेच दे। ठीक है ना, अगर कोई सरकारी कंपनी है उसके 51% या उससे ज्यादा शेयर अगर सरकार बेच दे तो क्या होगा? वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेशीकरण। ठीक, अब इससे होगा क्या कि यहां शेयर बिकेंगे तो आय होगा, पैसा मिलेगा। भाई शेयर अगर जो खरीदेगा वो पैसा तो देगा ना गवर्नमेंट को, और अगर प्राइवेट हो रहा है तो भी सरकार को पैसा मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी शेयर बिक रहे हैं, थोड़ी ज्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। तो जब सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है तो उसका कैपिटल गेन ज्यादा होता है, वो ज्यादा पैसे वहां से रेज कर पाती है। और अगर विनिवेश होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? अपेक्षाकृत कम पैसे उसको मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको, इस बार के बजट में LIC, ठीक है, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि इसके शेयर अब बेचे जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर का भी इसमें पैसा लगेगा। वहीं पर IDBI बैंक को प्राइवेट करने की बात चल रही है, उसको बेचने की बात चल रही है। तो उसके जो अधिकतर शेयर हैं वो सरकार क्या करेगी? बेच देगी, यानी कि 51% या इससे ऊपर का शेयर बेच देगी। तो वो जो बैंक है, जो कंपनी है, वो क्या हो जाएगी? प्राइवेट हो जाएगी। और इससे करती क्या है सरकार? कैपिटल गेन करते हैं, यानी कि पूंजीगत आय ये होता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पूंजीगत आय क्या होता है। इसके अलावा यदि सरकार, कंपनी, सरकारी भूमि, ऑफिस, भवन आदि को बेचे तो इससे भी जो आय जनरेट होगा, आदि
को बेचकर जो आय जनरेट होगा वो किस में आएगा? पूंजीगत आय में आएगा। किस में आएगा? पूंजीगत आय में आएगा। अगर बेच रही है सरकार तो किस में आएगा? ये पूंजीगत आय में आएगा। इसके अलावा यदि सरकार ऋण प्राप्त करती है, तो जब ऋण प्राप्त करेगी तब भी तो उसको पैसा मिलेगा ही ना। जैसे विश्व बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट से पैसा ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले लिया, या भारत के ही किसी बैंक से पैसा ले लिया सरकार ने, तो आय तो उसका हुआ ना, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ये कैपिटल गेन होगा, यानी कि पूंजीगत आय होगा। इसके अलावा मूलधन की प्राप्ति, यह भी किस में आएगा? कैपिटल गेन में ही आएगा, यानी कि पूंजीगत आय में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब किसी संपत्ति की बिकवाली से, यानी कि उसके दांव पे लगने से सरकार को पैसा आए तो वो क्या होता है? पूंजीगत आय होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? सरकार का साख जो है, क्योंकि उसके हाथ से पावर निकल जाता है। तो इसलिए ये एक लिमिट में हो, दैट इज गुड, लेकिन लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका पूंजीगत आय। अब बात करते हैं व्यय की। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका राजस्व व्यय और दूसरा है आपका पूंजीगत व्यय। ठीक, राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में वो खर्चे आते हैं जो इसे रोजमर्रा के खर्चे जिसे कहा जाता है, या यूं कह लें कि कर्जा लेकर के घी पीने वाला जो काम, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि सरकार कर्जा ही ले। राजस्व व्यय में वो खर्चे आते हैं जो रोजमर्रा के होते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप सुबह उठने से शाम तक सोने तक का मैं उदाहरण देता हूँ। आप सुबह उठेंगे तो आपको चाय की जरूरत पड़ेगी, चाय के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ आपको खरीदना है। तो ये जो खर्चे होते हैं आपके, वो क्या होंगे? राजस्व व्यय होंगे। आप वहां से निकले और चले गए कोई जमीन खरीदने। जब जमीन खरीदने गए तो आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए जमीन में लगा दिए, वो आपका पूंजीगत व्यय होगा। वहां से फिर वापस आए और जमीन खरीदा है, भोकाल में एकदम चौड़े होकर के पार्टी दे दिए, वो जो खर्चा होगा फिर राजस्व होगा। शाम को सोचा कि अच्छा जमीन तो खरीद लिया है, उसको बनवाना भी है, तो बनवाने के लिए चलो ऐसा करते हैं, सीमेंट वाले को पैसा दे देते हैं, ईंटे वाले को पैसा दे देते हैं, ताकि मुझे टाइम से वो चीजें मिल जाए। चले गए, वहां पर पैसा दे दिया, फिर से पूंजीगत व्यय हो गया। शाम को जब सोने आए, बड़ा स्ट्रेस से बड़ा खर्चा हो गया, तो टिका लिया, थोड़ा थोड़ा टिका लिया, यानी कि समझ रहे हैं ना, सोमरस जिसे कहते हैं आप, एल्कोहल, वो ले लिया तो राजस्व व्यय में चला जाएगा। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे कि राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो ये तो मैंने किसी एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर के बताया। अब सरकार के खर्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो जो राजस्व व्यय होगा उसमें सबसे पहला चीज जो खर्चा जाएगा वो किस में जाएगा? ब्याज अदायगी में। अगर सरकार ने ऋण ले रखा है तो उसका ब्याज भी तो देना होगा, वो राजस्व व्यय में जाएगा। वेतन, जो सरकारी लोग जॉब कर रहे हैं, बाबू से लेकर के बाबू साहब तक, यानी कि क्लर्क और चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी तक, सबको क्या होता है? वेतन देना होता है। तो वो कैसा खर्चा है? राजस्व खर्चा है। इसके अलावा
स्थलों के रख रखाव का खर्च, सार्वजनिक स्थलों के रख रखाव का खर्च, चौथा परिधान का मतलब होता है सब्सिडी, ठीक है, जो सरकार सब्सिडी दे रही है, ये भी कैसा खर्चा होगा, ये आपका राजस्व व्यय होगा, राजस्व खर्चा होगा। तो इस प्रकार के जो व्यय होंगे वो राजस्व व्यय में आएंगे। अब उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि राजस्व व्यय क्या होता है। अब आते हैं पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय में ऐसे व्यय होते हैं जिससे परिसंपत्ति का निर्माण हो। यहां पर किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, यहां पर किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन जो पूंजीगत व्यय होगा इससे संपत्ति का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, संपत्ति का निर्माण होगा। ठीक, कैसे, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, इनका अगर निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है, परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इनके निर्माण में खर्चा हो रहा है तो क्या होगा, पूंजीगत खर्चा होगा, ठीक है ना। ये पूंजीगत खर्चा होगा क्योंकि इससे परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर सार्वजनिक कंपनी खोली जा रही है, सार्वजनिक कंपनी, तो इसमें जो खर्च होगा वो कहां जाएगा, पूंजीगत आय में, पूंजीगत व्यय में जाएगा। एक स्पेशल है रक्षा। रक्षा दोनों में आता है, ये इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, क्योंकि रक्षा में दोनों प्रकार के खर्चे होते हैं, ठीक है। रक्षा में वेतन भी लोगों का जाता है, जो वहां पर सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनका वेतन जाता है, और परिसंपत्तियां भी बनाई जाती हैं। जैसे राफेल को खरीदा हमने फ्रांस से, तो उसमें जो पैसा लगा वो कैपिटल गेन में जाएगा। या हमने कोई ब्रिज बनाया, कोई पुल बनाया, जिससे हम किसी घाटी को, किसी नदी को पार करते हैं, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से रक्षा बजट में हो जाएगा, तो वो क्या होगा, संपत्ति का निर्माण होगा, तो कैपिटल गेन में जाएगा। या बॉर्डर एरिया में अगर हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पुल का निर्माण कर रहे हैं, रेलवे को पहुंचा रहे हैं, वो किस में जाएगा, पूंजीगत संपत्ति में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो रक्षा होता है वो दोनों में होता है, यानी कि किसी एक में नहीं जाता है, वो दोनों में जाता है, ठीक। तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो पूंजीगत खर्चे होते हैं। या इसके अलावा अगर जो है जितने भी संपत्ति का निर्माण सरकार कर रही है, चाहे रेल बना रही है, पुल बना रही है, सड़क बना रही है, स्कूल बना रही है, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं, ठीक है। इनसे परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ये अच्छा होता है। पूंजीगत व्यय अच्छी चीज है। जिस प्रकार राजस्व आय अच्छी चीज है, उसी प्रकार पूंजीगत व्यय अच्छी चीज है, ठीक है। अगर कहीं पर आप पूंजी लगा रहे होते हैं तो वो आपको बाद में पैसा जनरेट करके देता है। इसीलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, कर्ज लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्ज लेकर के घी नहीं पीना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कर्ज लिया है तो उसे राजस्व खर्चे में कभी मत लगाइए। अगर आप चाहे 1 करोड़ रुपए का कर्ज ले लीजिए, अगर उससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण आप कर रहे हैं तो वो आपको मुनाफा देगा और आप ब्याज भी चुका पाएंगे। लेकिन अगर आपने 1000 रुपए का कर्ज भी ले लिया और उसको खा लिया बैठे बैठे, वो चुकाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो कर्ज लेना अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि कर्ज लेना अच्छी बात है। किसी भी फर्म को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी व्यक्ति को कर्ज खूब लेना चाहिए। इनफैक्ट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना अधिकतर फर्म कर्ज लेकर के ही लगाते हैं। प्रॉफिट भी होता है, बिलियनियर बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि कर्ज लेना अच्छी बात है, लेकिन वो मैनेज करना जानते हैं कि कर्ज लेकर के परिसंपत्ति में लगाना, राजस्व खर्चा नहीं करना है।
यानी कि अगर कर्ज लिया तो एक घर बनवाऊंगा, उस घर को किराए पर दूंगा, उससे पैसा जनरेट होगा। मान लीजिए एक महीने में 10,000 रुपये किराया आ रहा है तो 8,000 रुपये मैंने ब्याज जमा कर दिया, 2,000 मेरा प्रॉफिट हो रहा है और कुछ दिन बाद वो मेरा घर मेरा फ्री हो गया। वहीं पर कुछ लोग कर्ज लेते हैं, क्या करने के लिए? कर्ज लेंगे कि खेती किसानी करेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे और पी लेते हैं शराब दारू। तो उससे क्या होता है, बाद में कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे और बैंकों का बोझ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनपीए बढ़ रहा है। तो अगर कर्ज का खर्चा राजस्व में हुआ तो आप उसकी अदायगी आसानी से कर नहीं पाएंगे, आप लाख जतन कर लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका राजकोषीय व्यवस्था, जिसमें आपने समझा कि आय और व्यय क्या होता है। अब इससे आगे आप समझ पाएंगे कि राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, किस प्रकार उस घाटे को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, नए नोट किस प्रकार छापे जाते हैं और कितने छापे जाते हैं, क्या उनको छापना सही होता है गलत होता है, ये सब आप आगे क्लास में समझ पाएंगे। भूमिका यहीं से बनेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे बात करेंगे। तब तक अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो इस क्लास में तो पूछ लीजिए, अगली क्लास में उसका जवाब भी दे देंगे। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।